हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, थंबनेल को देख करके आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के बात करूँगा। आप किस तरीके से तैयारी बेहतर वे में कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को बड़े ही एक सिंपल वे में समझाऊंगा। पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। हर एक कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि टीजीटी एसएसटी की स्ट्रेटेजी को लेकर के इसमें बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को थोड़ा ना लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी 2026 आप एक बार में ही क्लियर कर लें, तो इसलिए आप सबसे पहले आप वीडियो को ना पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो 2026 का जो टीजीटी एसएसटी का एग्ज़ाम है वो कब होगा। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको जिनको लेकर के मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप जो ये सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2025 के अंदर वैकेंसीज आई थी। सबसे पहले हम वैकेंसीज का डेटा देख लेते हैं। ये 3/10/2025 को इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था डीएसएसबी के द्वारा। इसकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन थी 9/10/2025, 9 अक्टूबर 2025 से इसके फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए थे और इसकी जो क्लोजिंग डेट थी वो 7/11/2025 के लिए थी। पिछली बार जो डीएसएसबी की वैकेंसीज थी, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो उससे थोड़ा ज़्यादा है 2025 के अंदर। 2024 में जो वैकेंसीज आई थी वो लगभग 310 के बराबर थी, लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आई है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा है। देख लेते हैं है कितना। आप अगर देखोगे इसमें आगे, तो ये जो टोटल पोस्ट हैं टीजीटी सोशल साइंस मेल और फीमेल के लिए, ये 310 है और 92। 310 जो है 59/25 इसका पोस्ट कोड है टीजीटी सोशल साइंस मेल, और 60/25 टीजीटी सोशल साइंस फीमेल का पोस्ट कोड है। 310 जो वैकेंसी है वो मेल के लिए है और जो टोटल 92 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। तो लगभग आप मान करके चल सकते हैं 400 के आसपास ये वैकेंसी है, 402 वैकेंसीज है अब की बार। लेकिन अगर हम पिछली बार की वैकेंसीज को देखें तो लगभग ये टोटल ही मिला करके मेल और फीमेल में ये 400 नहीं, 400 नहीं, टोटल 310 ही वैकेंसी थी। 310 या 12 के आसपास वैकेंसीज थी, ठीक है। तो अब की बार वैकेंसी की संख्या बढ़ी है, ठीक है। ये हो गई हमारा वैकेंसीज का डिटेल कि कितनी वैकेंसीज हैं। ये टोटल हालांकि 5346 टीजीटी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो टीजीटी एसएसटी को लेकर के बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वैकेंसी का डेटा है वो है लगभग 400 वैकेंसीज है, 402 के दो वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है कि जिससे कि आप आसानी से तैयारी ना कर पाए, ठीक है। अब जो बात करने वाले हैं हम, अब है डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का एग्जाम जो पैटर्न होता है। इसमें ना इस वीडियो के अंदर थोड़ा ना लास्ट तक देखिएगा। आपकी जो चीज़ें, अगर आप चाहते हैं आपको ये जो चीज़ें पता हैं उनको स्किप कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स जो भी आपके मन में होते हैं उन सभी को क्लियर करता चलूंगा साथ के साथ। देखिए, चीज़ें बता देता हूँ। इस डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है, अगर आपको नहीं पता, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या पहली बार आप जानकारी लेना चाहते हैं टीजीटी एसएसटी के लिए, तो भी आपके लिए बेहतर वीडियो रहेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, इसके एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, दो पेपर होते हैं। दो पेपर नहीं, पेपर तो एक ही होता है लेकिन सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। दो पेपर्स में, दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। मोड कौन सा होता है? ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है। टाइप एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको टिक करना होता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 घंटे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 200 और टोटल मार्क्स भी कितने होते हैं? 200 मार्क्स के 200 ही क्वेश्चन होते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। और 2 आवर्स
आपको उस एग्ज़ाम को करने के लिए मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख करके चलें तो टाइम की ड्यूरेशन कम नहीं कह सकते, हाँ, बट हाँ, एक तरीके से बोल सकते हैं कम ही होती है। 200 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। 200 क्वेश्चन, एक तो उसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट भी हो गया, और फिर प्लस आपको जो अदर जो पार्ट ए में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह जो पूछे जाते हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। तो कहीं ना कहीं हार्ड तो सेक्शन है ही है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना कोई मामूली बात नहीं है। तो आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना है इसमें, ठीक है। टाइम की इसमें कमी है ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो भी पेपर के बारे में है। पेपर के बारे में बता देता हूँ पहले। जनरल पेपर, जो जनरल पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट नहीं, हालांकि पेपर एक ही होता है। जो पेपर का जो पहला सेक्शन होता है उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की होगी, 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिकल यानी कि मैथ्स आपसे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी आपसे 20 नंबर की 20 मार्क्स की 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश भी आपसे 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अगर हाँ, एक चीज़ और है, आपको इसमें होता क्या है, इसमें ना डीएसएसबी में जो ये एग्ज़ाम होता है इसमें ना जैसे सेक्शन वाइज पार्ट्स खुलते हैं। पहले आपका रीजनिंग वाला पोर्शन खुलेगा, रीजनिंग के बाद आपका खुलेगा जनरल अवेयरनेस वाला, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप पहले ना एक ही सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, जैसे आपने 20 क्वेश्चन पहले रीजनिंग के किए तो तभी आप सेक्शन सेकंड पर, मतलब आप जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन पर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पहले ही अगर जाओगे, सॉरी, पहले मतलब कहने का ये है, आपने एक क्लियर कर लिया तभी आप दूसरे पर जा सकते हैं। दूसरे पर जाने के बाद आप पीछे बैकवर्ड नहीं हो सकते। सेक्शन वाइज खुलते हैं। पहले आपको सबसे पहले रीजनिंग होता है। पहले आपको ना पैटर्न बता देता हूँ, मतलब पहले सीक्वेंस बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट पहले खुलता है उसके बाद कौन सा। देखिए, पहले आपको रीजनिंग देखने के लिए मिलेगी, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद आपको मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, और लास्ट में जाकर के आपको हिंदी देखने के लिए मिलती है 2 घंटे में। उसके बाद जो है आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट होता है 20-20 मार्क्स के, उनमें भी सेक्शन बटे हुए होते हैं। जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला, जैसे हम एसएसटी की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है इसका जो सीक्वेंस है वो भी थोड़ा हार्ड है। सीक्वेंस हार्ड क्यों है? क्योंकि आप देखोगे तो पहले आपको रीजनिंग है, वो भी टाइम टेकिंग है। उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस, चलो जनरल अवेयरनेस में आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको मैथ्स सॉल्व करनी पड़ेगी, पहले आपको रीजनिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जनरल जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के बाद मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, और लास्ट में जाकर के हिंदी होती है। जो आपका हिंदी जो होता है, जो सबसे बहुत इजी सेक्शन होता है इसका, जो कि लास्ट में दिया हुआ होता है। जो मोस्टली बच्चे होते हैं ना, मोस्टली बच्चों में क्या होता है कि ये रीजनिंग में ही फंस जाते हैं। रीजनिंग में नहीं तो रीजनिंग, चलो रीजनिंग कर लिया, उनके बाद आप जनरल अवेयरनेस फंस जाओ, जनरल अवेयरनेस कर लिया, उसके बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद इंग्लिश। ये 4 पोर्शन जो आपके हैं वो स्टार्टिंग में दे रखे हैं, जो टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। तो आपको टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है, टाइम को थोड़ा इतना कंज्यूम ना करते कि थोड़ा ईगो पर क्वेश्चन नहीं लेने। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस ईगो पर नहीं लेने हैं। आता है ठीक है, समय नहीं गंवाना है, अगर नहीं आता तो स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल पेपर फर्स्ट का। उसके बाद जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला जो पार्ट होता है उसमें हिस्ट्री, स्टार्टिंग में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आई थिंक ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ये लगभग आपको 90 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से। 90 क्वेश्चन होंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। और जो 10 नंबर की आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, टीचिंग मेथोडोलॉजी या हम पेडागोजी बोल सकते हैं एक तरीके से, जो आपके एसएसटी से ही जुड़ी हुई होती है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जो पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा ना आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आप उन्हें पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अगर आपने थोड़ा बहुत सीटेट के लिए पढ़ा है या आप किसी अदर एग्जाम के लिए अगर आप सीडी में पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी परेशानी नहीं होने वाली है टीचिंग मेथोडोलॉजी में, ठीक है। इसके लिए आप अलग से क्लास ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई एक छोटी सी बुक लाइए सीडीपी के लिए, चाहे वो सीटेट लेवल के लिए, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं से क्लासेस लेना चाहते हैं इसके लिए तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, पढ़ना आप एसएसटी के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। इसको लेकर के बात करने के बाद
हाँ, आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका कहने का मतलब है कि आप अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आपने जो एक सही किया हुआ होगा, वो भी आपसे छिन जाएगा, मतलब वो भी गलत माना जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका जो सही में से 1 मार्क्स है, वो कम कर लिया जाएगा। क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं, वो आपके कैटेगरी वाइज़ डिफरेंट डिफरेंट वेरीज़ करते हैं, ठीक है? मतलब अलग-अलग करते हैं। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आपको केवल रिटन एग्ज़ामिनेशन में पास होना है। उसके बाद आपको 2 तरीके से रिज़ल्ट निकलते हैं। पहला ई-डोज़र का रिज़ल्ट आता है, ई-डोज़र के रिज़ल्ट के बाद आपका फाइनल कट ऑफ लगती है, ठीक है? आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है ई-डोज़र में। उसके बाद भी जो पर्सनली फेस टू फेस भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जा कर के आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, डीएसएसबी में आप एग्ज़ाम दे आए, एग्ज़ाम देने के बाद भी लगभग 1 से डेढ़ साल का प्रोसेस होता है आपको नौकरी मिलने में, फाइनल सिलेक्शन होने में। ई-डोज़र का रिज़ल्ट आने में ही लगभग 6 महीने मान कर के चलिए आप। 6 से और लगभग 2 से 3 महीने आपके फाइनल रिज़ल्ट में आने में लग जाते हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है डीएसएसबी के। अगर आप डीएसएसबी में घुस रहे हैं, तो थोड़ा मन बना कर के घुसिएगा, और प्लस आपको तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए। आपकी तैयारी, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मार करके वहाँ पर पास हो जाओगे, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन 200 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर करना, वो वही बंदा कर पाता है जो थोड़ा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसने मॉक टेस्ट लगाए हैं, जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है, जिसके हर एक सब्जेक्ट पर पकड़ है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर को उसने उसने अच्छे से पढ़ा है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा है, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के बारे में वो अच्छे तरीके से जानकारी रखता है, और साथ ही साथ सीडीपी के बारे में भी अच्छे से जानकारी रखता है, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है मेरा, कि आप अगर डीएसएसबी में तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक मन बना लेना है। आपको लगभग 1 से डेढ़ साल तैयारी में लगते ही हैं। हाँ, ये नहीं है कि 1 से डेढ़ साल आप फ्रेशर के लिए बोल रहा हूँ, नहीं। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर कहने का मतलब अगर आपने एसएसटी में नहीं घुसे हैं, तो आपको समय लगेगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, ठीक है? कोई भी टाइम को तो हम नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आपको इतना समय लगेगा तैयारी करने में, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बट हाँ, चीज़ें ये है कि आपको समय लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न टोटल। उसके बाद आप चाहें तो ये सिलेबस है, आपका डिटेल्ड सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट है टीजीटी एसएसटी का, चाहे वो हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में आप देखोगे तो मैं मेन टॉपिक पढ़ देता हूँ, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, जिसमें अच्छा मैं कुछ आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब की बार 2024 का, हालांकि मैंने एग्जाम दिया था, इसके अंदर जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे थे काफ़ी सारे, हर एक शिफ्ट में, कई शिफ्ट हुई थी, हर एक शिफ्ट में आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना से लेकर के जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिल गई थी 1947 तक का, ये सारा जो एरा है, इसके बारे में चीज़ें पूछी जाती है। रशियन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइस ऑफ सोशलिज्म, जो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करें, ये ना कुछ पर्सन्स हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंगल्स, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं। इनको लेकर के ना मैं कभी डिटेल में बात करूंगा कि किन किन चीज़ों के बारे में आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हाँ, आपको चीज़ें याद रखनी है कि कुछ लोग हैं ऐसे हिस्ट्री के अंदर, जिनसे हर बार क्वेश्चन बनता है। अब की बार भी कार्ल मार्क्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, ठीक है? जैसे लुई 16 फ्रांस का जो राजा था, उसके बारे में, ठीक है? तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर मैं कभी और बात करूंगा। फिलहाल ये है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा वेट करके इसको आगे कर लूंगा। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, मोशन ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स, क्लाइमेट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एटमॉस्फेयर वगैरह, ठीक है? इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ओशन से जुड़ा हुआ बायोस्फीयर, इंडिया की साइज और लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है? ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड्स, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग अहेड, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो ये सारा जो चीज़ें हैं, सॉरी, ये तो यहाँ तक हो गया प्लानिंग अहेड तक, ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। यहाँ तक जो सिलेबस है ये डिटेल्ड सिलेबस है। आपको अब चाहें तो इसे मैं इसके लिए ना लिंक डाल दूंगा इसमें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मैं इसका जो डिटेल सिलेबस है इसकी जो लिंक है मैं आपसे शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इसका जो डिटेल सिलेबस है वो मिल जाएगा, या फिर आप डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका जो इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, या इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस। ठीक है, पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपसे इकोनॉमिक्स में पूछी जाती है। इकोनॉमिक्स से हालांकि मैंने देखा है, जो पीवाईक्यूज़ है मैंने उनको भी एनालिसिस किया था, और मैं 2024 का एग्ज़ाम देकर भी आया हूँ। तो उसमें क्या है कि इनमें अ, थोड़ा ना जो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे आपको। लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलते हैं। तो आप मेनली मान सकते हैं 10 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि 10 भी क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इतने क्वेश्चन भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, पर हाँ आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें पॉलिटी से। पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसका ना सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है। हाँ, एक चीज़ और, इसमें ना क्वेश्चन थोड़े लेंदी बनते हैं। मैंने 2018 वाला 2018 वाले जो सारे एग्जाम्स हुए थे उनको मैंने एनालिसिस किया है। 2021 में जो एग्जाम हुए थे उनको भी मैंने एनालिसिस किया है। 2024 के अंदर जो है उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिविक्स में ना कुल मिलाकर के आपको लेंदी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसकी ना थोड़ी लैंग्वेज आपने देखी होगी। आप अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें ना थोड़ी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 9th 10th और 11th और 12th की जो लैंग्वेज होती है ना इन सभी सब्जेक्ट्स की, तो सभी की नहीं, पॉलिटी की ज़्यादातर, पॉलिटी की थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है, आपको इजीली समझ नहीं आती है। तो ये उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इसमें। तो आपको थोड़ा ना आपको हर एक वर्ड को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, समझ होनी चाहिए आपको हर एक वर्ड की। ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, challenges to democracy, popular struggle and movements like in नेपाल, बोलीविया, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोक्रेसी से अब की बार काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग मेरी इस वाली शिफ्ट जो थी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डेमोक्रेसी से, मतलब हर एक क्वेश्चन जो था वो डेमोक्रेसी पर बेस्ड था। वो घुमा फिरा करके पूछते हैं, बट हाँ चीज़ें इसी लेवल पर होती हैं। ठीक है ना, तो आप इसका जो सिलेबस है वो देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये हो गई आपकी पॉलिटी को लेकर के बात। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा साथ ही साथ कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज हम चीज़ें देख लेते हैं कि आपको रिसोर्सेज कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी की हम बात करें तो एनसीईआरटी जो है आपकी हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपको मिनिमम 6 to 10 तक तो पढ़नी ही है। आपका उससे बेस तैयार हो जाएगा। 6 to 10 तक मस्ट है, और हो सके तो जो चुनिंदा बुक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 11th और 12th की भी पढ़ डालिए। एनसीईआरटी मस्ट है, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी अगर आप 6 to 10 तक की पढ़ भी लोगे। उसके बाद आप 11th 12th अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक उठा लेते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, चाहे आप पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप, हालांकि हिस्ट्री में तो आप 9th और 10th की पढ़िए क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है, और फिर प्लस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 6 7 8 में आई थिंक मिडीवल है और एंशियंट वगैरह है, तो आप 6 और 7 की स्किप भी कर सकते हैं हिस्ट्री की अगर हम बात करें। ठीक है, तो आप बाकी की जो सब्जेक्ट है उनमें 6 to 10 तक आपकी एनसीईआरटी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको लेकर मैं कभी और बात करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ज्योग्राफी हो गया। हाँ, आपको एक चीज़ और याद रखनी है। बहुत से लोग ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो पार्ट ए के चक्कर में
जो आपका जो आपका सेक्शन ए होता है ना, उसको मतलब उस पर इतना गौर नहीं देते हैं। अपने सब्जेक्ट जो सेक्शन बी होता है आपका, अपना जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला एरिया होता है उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि जो मेरिट है वो दोनों ही सेक्शन पर वर्क करने पर बनेगी, चाहे वो आपका जनरल पेपर हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला सेक्शन ही क्यों ना हो। पार्ट ए और पार्ट बी, इन दोनों पार्ट्स पर इक्वली आपको फोकस करना है। अ, हिंदी, इंग्लिश और आपका रीजनिंग। रीजनिंग और हिंदी ना थोड़े ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें आप 18 से 20 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन तक भी आप ला सकते हैं। मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो गया हो, रीजनिंग और मैथ्स भी सभी की थोड़ा तेज होता है। हालांकि इतना डीपली या इतना हार्ड क्वेश्चन मैथ से नहीं पूछे जाते हैं डीएसएसबी के अंदर। बहुत इजी भी नहीं बोल सकते, बहुत हार्ड भी नहीं बोल सकते। हाँ, मीडियम लेवल के होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख करके ही कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो आपको घुमाने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपको अपना सब्जेक्ट एरिया ही पकड़ के बैठ जाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा इक्वली ध्यान आपको सेक्शन ए पर भी देना है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग भी पूछी जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज़्यादा मस्ट है, मतलब मस्ट ही है, आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि इनके बगैर आपका बेस तैयार नहीं होगा। अगर आपकी पहले से ही आप की समझ इतनी है कि भाई हाँ मुझे समझ आता है हर चीज़, तो आप सीधा स्टैंडर्ड बुक भी उठा सकते हैं। अदरवाइज आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्या, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। ठीक है ना, तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, देखिए, कुछ चीज़ें ना आपको ऐसे समझ नहीं आएंगी, आप पढ़ते हुए नहीं समझेंगे। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट में समझ आएंगी। आप इसके लिए बुक ले सकते हैं, या आप चाहें तो यूट्यूब पर क्लासेस अगर आपने किसी की ज्वाइन कर रखी तो आप उनको देख सकते हैं, या आपको जो मन करे वो कर सकते हैं। हालांकि एक बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट के लिए, या फिर आप यूट्यूब पे अगर चाहते हैं, किसी ने अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है प्रैक्टिस सेट के लिए हर एक सब्जेक्ट की, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। नोट्स हैं आपके तो बेहतर रहेगा। आप, हाँ, अगर आपके पास टाइम है, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाने के लिए टाइम है, क्योंकि मैं इसके एग्जाम डेट को लेकर के बात करूंगा कि एग्जाम डेट कब है, कब तक आ जाएगी। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे इसके नोट्स मिलते हैं, लाइक जैसे टॉपर्स नोट्स वगैरह, या फिर अदर कहीं किसी जगह पर, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही है, क्योंकि लगभग आप देखिए 1 घंटे से ज़्यादा आप लगभग 70 मिनट से 70 से 80 मिनट मैंने ज़्यादा लिख रखा है, बट हाँ 70 से 80 मिनट आप मान कर चलिए कि 70 से 80 मिनट भी अगर आप देखते हैं अपने सेक्शन ए को, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, जो पार्ट बी होता है उससे भी ज़्यादा समय लगता है सेक्शन ए में। ठीक है ना, तो आपको उसमें लगभग 70 से 80 मिनट देना है, और जो बाकी का पोर्शन, क्योंकि इसमें केवल पढ़ना होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जैसे सिविक्स के क्वेश्चन होते हैं, जो पॉलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा लेंदी होते हैं और थोड़ा डीप लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा समझने में ईजी नहीं आते हैं, ईजिली नहीं समझ में आते हैं। तो आपको उनको भी फॉलो करना है, थोड़ा 40 से 50 मिनट उसके लिए भी रखना है। ठीक है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पीवाईक्यूज। आपको डीएसएसबी, टीसीटी, एसएसटी की जो ये सारी मैंने कहानी बताई है ना, जितना मैटर वो करती है ना, उससे लगभग लगभग उससे कहीं ज़्यादा मैटर आपके पीवाईक्यूज करते हैं। पीवाईक्यूज से आपको ये पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक है जो हर बार रिपीट हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में आपको पीवाईक्यूज से पता चलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पीवाईक्यूज को स्किप करके मैं हर चीज़ को सॉल्व कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना ही होगा, आपको देखने होंगे, और हो सके तो उस हर एक सब्जेक्ट के या हर एक सेक्शन के आप उनमें जो जो इम्पोर्टेंट है उनको एक अलग बुक बना लीजिए, उसके लिए तैयार कर लीजिए, आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पीवाईक्यूज मस्ट है। हाँ देखो, मुझे कोई प्रमोशन के लिए कोई चीज़ नहीं मिली है, बट हाँ मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा। जो टेक्स्ट बुक ऐप है ना, आप उस पर जा करके देखोगे तो उसमें ना जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहां पर उसके ऑप्शन देखे होंगे, उसका आंसर भी दिया होगा, और साथ ही साथ उसमें उस एप्लीकेशन में ना उसका ना एक्सप्लेनेशन, उस क्वेश्चन की जो बारीक जो जो अदर जो इन्फॉर्मेशन है, उसके जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी उसमें ऐड होती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन तो होगा ही होगा उसमें,
साथ ही साथ उसके आसपास की जो क्वेश्चन के जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं सब्जेक्ट कंसर्न वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, एसएसटी की, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो, तो इन इन सभी क्वेश्चन के जो आसपास की इन्फॉर्मेशन होती है वो वहां पर मिल जाती है। तो आपको बार बार रेपिटेशन आप जब करते हैं तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, दिमाग पर बैठ जाती हैं। ठीक है ना। तो आपको पीवाईक्यूज अगर आप चाहें, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक का सहारा लिया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज का कोई भी या प्रमोशन वगैरह नहीं करना है, या मैं ना ही कर रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, एक चीज आप सभी जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है वो। तो टेक्स्ट बुक, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए, वहां पर अपने आप को एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यूज पर फोकस कीजिए। ठीक है। स्टडी प्लान आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास फिलहाल, अगर हम मान करके चले 90 दिन बचे हैं या इससे ज्यादा दिन बचे हैं, तो आप कैसे 3 महीने के अंदर किस तरीके से आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। देखिए, लगभग आप 30 दिन मान करके चलिए, 30 से 40 दिन आपको अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने में लगेंगे। अगर आप डीपली स्टडी करते हैं, डेली 8 से 9 घंटे देते हैं, डेली या 7 से 8 घंटे भी देते हैं, तो आपको 30 से 40 दिन लगेंगे हर एक सब्जेक्ट को उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा उसके प्रैक्टिस सेट पर जा सकते हैं। ठीक है। उसके और कॉन्सेप्ट को डीप करने में थोड़ा 30 दिन और मान करके चलिए। उसके बाद आप अपना मॉक मॉक टेस्ट देने लग जाइए। आप मॉक टेस्ट तो आप फिलहाल ही देने लग जाइए, क्योंकि आप एक काम कर सकते हैं, वीकली आप एक देख सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी जो एक्यूरेसी है, जो आपकी समझदारी है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होते चले जाए, उसके बाद अपने मॉक टेस्ट की संख्या जो है बढ़ा सकते हैं आगे चल करके। ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें। अगर आपका कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी का जो एग्जाम है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए, 14 मई तक का तो जो स्केड्यूल है वो आ चुका है, उसके जो पेपर वगैरह हैं वो हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में जून और जुलाई का आपको कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके टीजीटी के एग्जाम्स बहुत ना के बराबर हैं चांसेस कि उसमें आपको देखने के लिए मिले। और अगर टीजीटी के एग्जाम्स आ भी जाते हैं तो उसमें टीजीटी एसएसटी नहीं होगा, ये मेरे से लिख करके ले लीजिए। तो जून जुलाई के लिए जो तैयार हो रहा है कैलेंडर, उसमें हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट अटेंडेंट का जो एग्जाम है वो उसमें कंफर्म है, देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है। अगर मैं टीजीटी एसएसटी के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एक मोटा मोटा अनुमान लगाता हूं तो अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने मान करके चलिए, इनमें से कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, अगस्त और सितंबर। अपनी तैयारी आप अगस्त मान करके चलिए, और हो सके तो उससे पहले आप मान करके चल सकते हैं, क्योंकि जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसी से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, हम कितने पानी में हैं। ठीक है ना। तो अपनी चीजें, ये सब चीजें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। आपका जो एग्जाम है वो लगभग अगस्त सितंबर तक खिंचेगा, ये पक्का है। ठीक है। ये एग्जाम डेट को लेकर के हमने बता दिया। बाकी का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट वगैरह आती है तो हम उसे आपको शेयर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट हाँ, चीज़ें समझनी है तो आपको डिटेल में तो आपको देखना पड़ेगा पूरा। तो चलिए, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।